नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एक नए पहल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था संविधान की विशेषता, और संविधान की विशेषता में हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान एक बहुत बड़ा विस्तृत संविधान, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। और बड़ा होने का कारण भी हमने पढ़ा था कि भारत की जो विशेष जो मतलब भौगोलिक विविधता है, विशाल भौगोलिक विविधता, और इसमें एक संविधान का होना ये सबसे बड़ी विशेषता है। विदेश जो दूसरे देश हैं उनसे जो प्रावधान ग्रहण किए थे और उनमें संशोधन करके संविधान में ऐड किया, ये विशेषता। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर हमने पढ़ा था कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की जो आयु है मतदाता की, उसको 21 से घटाकर 18 किया गया। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं एकात्मक व संघात्मक होने। आप सुनते होंगे कि भारत का संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। ये संघात्मक क्या होता है? एक तो दो शब्द होता है संघात्मक, एक होती है संघीय व्यवस्था, एक होता है संघवाद। तो दोस्तों, जिस सरकार का केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार में अगर किसी सरकार का शासन संचालन होता है, या केंद्र के साथ राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संघ सरकार। और संघात्मक होने की विशेषता देखिए दोस्तों, पहली विशेषता होती है संघात्मक की दो सरकारें, और दो सरकारें का मतलब दोस्तों क्या हो गया? केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार का क्या होता है? संचालन। ये संघात्मक होने की क्या है दोस्तों? विशेषता है। इसके बाद दोस्तों दूसरी है संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका मतलब होता है दोस्तों, केंद्र में दिल्ली में क्या है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और प्रत्येक राज्य में क्या है दोस्तों? हाई कोर्ट है। तो ये होगी संघीय न्यायपालिका। और तीसरी इसकी जो संघात्मक होने की जो विशेषता है वो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी क्या है? संघात्मक व्यवस्था। किस प्रकार से? क्योंकि राष्ट्रपति होता है पूरे देश का, और ये पूरे देश का राष्ट्रपति होने के नाते ये प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? संघीय सरकार हो गया। मैंने अभी बताया आपको संघीय सरकार का क्या अर्थ होता है कि केंद्र के साथ साथ अन्य किसी राज्य में सरकार का संचालन होना या शासन प्रणाली का संचालन होना, ये संघवाद कहलाता है। और अब एकात्मक होने के साथ दोस्तों, एकात्मक का मतलब होता है एक सशक्त केंद्र अगर राज्य और केंद्र के बीच अगर कोई विषय को लेकर मतभेद है तो इसमें शक्तिशाली कौन सा होता है दोस्तों? केंद्र होता है। इसीलिए कारण दोस्तों भारत में एकात्मक का मतलब होता है एक सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र को पावर्स होती है दोस्तों, किसी भी विधेयक पर कानून बनाने या किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार। अगर राज्य सूची और संवर्धित सूची, वो केंद्र सूची में अगर कोई विवाद हो तो कौन बनाता है दोस्तों? इसमें सशक्त या पावरफुल कौन होता है? केंद्र होता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं एक संविधान। पूरे देश का एक संविधान है। ये दोस्तों एकात्मक होने का क्या है दोस्तों? लक्षण है। इसके बाद दोस्तों ये संघात्मक और एकात्मक हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों भारत में मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार एक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करते हैं दोस्तों? स्थापना करते हैं। अगर विधायिका या कार्यपालिका किसी कारणवश लोगों के मौलिक अधिकारों को कम करती है, उनको छीनने का प्रयास करती है, उनमें किसी प्रकार की बाधा डालती है, तो प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वह अपने जो अधिकार हैं उनको न्यायालय के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा वापस लागू कर सकते हैं। ये हो गए मौलिक अधिकार। इसके बाद में दोस्तों हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व है DPSP। और DPSP में क्या है दोस्तों? ये आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या है दोस्तों? सर्वोपरि है। और भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों महात्मा गांधी के जो विचार है, हमारे जो राष्ट्रपिता है, और राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। इस महात्मा गांधी के दोस्तों विचार भारतीय संविधान के भाग 4 में यानी नीति निर्देशक तत्वों में साफ झलकता है। तब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उनके एक के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आर्टिकल 14 महात्मा गांधी जी के जो ग्राम स्वराज्य की जो स्थापना करने की बात की थी, और आर्टिकल 48 हुआ मादक पदार्थों का सेवन, और इनके बारे में हम डिटेल से जब DPSP पढ़ेंगे, भाग 4 पढ़ेंगे, तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में, गहन चिंतन करके बाद में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद में आता है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। भारतीय लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं। और देश के प्रति अगर आप मौलिक अधिकार ले रहे हैं, आप बोलते हैं कि मेरा ये मौलिक अधिकार है, मैं कहीं भी घूम फिर सकता हूँ, कहीं भी भाषण दे सकता हूँ,
रिजर्वेशन है, आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में है, समानता का अधिकार है, जाति लिंग आधार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, धर्म का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये सब कुछ मौलिक अधिकार है। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते उनके कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, देश के प्रति दायित्व है। जैसे राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत का क्या करना दोस्तों, आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, हमारे जो उच्च आदर्श हैं जिनको अपने हृदय में संजोए रखना। ये 11 जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों, हम एक एक करके जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, भाग 4A भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के पढ़ेंगे तो उसमें सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर दोस्तों जो मौलिक अधिकार लागू किए गए इनके एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये तो दोस्तों हमारी संविधान की क्या थी दोस्तों, महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। हमने एक एक करके सबके बारे में विस्तृत रूप से क्या की थी दोस्तों, चर्चा की थी। अब इसके बाद दोस्तों आज अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है दोस्तों शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। क्या है दोस्तों, अनुसूचियाँ। और इन अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले दोस्तों हम 12 अनुसूचियों के नाम लिखेंगे, आपको एक एक करके बताया जाएगा इस अनुसूची में किसका उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों एक एक करके उनकी विस्तृत जानकारी हम ग्रहण करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुसूची 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में है। सवाल आएगा अनुसूची 1 में किसका उल्लेख, संघ एवं राज्य क्षेत्र, उनके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1। अनुसूची 2 वेतन, जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं उनका क्या है दोस्तों, वेतन का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में दोस्तों, अनुसूची 2। अनुसूची 3 क्या कहती है दोस्तों, शपथ यानी ओथ, और शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69, और हमारे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, इनकी शपथ होती है दोस्तों आर्टिकल 159। इन तीनों दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में ना होकर इन आर्टिकल में आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति और आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल अपने पद की क्या लेता है दोस्तों, निष्ठा की शपथ लेते हैं संविधान के प्रति। अनुसूची 4 क्या कहती है दोस्तों, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, सभा की सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 क्या कहती है दोस्तों, SC व ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राज्य, मतलब उनके प्रशासन से संबंधित हैं। जैसे उनको क्या क्या मतलब विशेष प्रावधान किए गए इनके बारे में। छठा है दोस्तों, शॉर्ट याद रखना, अभिमैत्री, अमिमैत्री और अमिमैत्री का अर्थ होता है दोस्तों ए यानी असम, मी यानी मिजोरम, मैं यानी मेघालय और त्रि यानी त्रिपुरा। सवाल आएगा असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के राज्यों से संबंधित जो प्रशासन है वो किस अनुसूची का भाग है, तो अनुसूची 6। साफ शब्दों में ये कहती है, अनुसूची 6 संविधान में लिखी हुई है कि 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के संबंधित क्या है दोस्तों, प्रशासन संबंधी कुछ प्रावधान हैं। ये तो दोस्तों हमने 6 अनुसूचियाँ पढ़ी। पहली सूची संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन का उल्लेख है, संवैधानिक प्रमुख जो संवैधानिक पदाधिकारी उनके शपथ, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 59 और राज्यपाल 159 के तहत इनका उल्लेख अनुसूची 3 में ना होकर इन अनुच्छेदों में, इन आर्टिकलों में है। इसके बाद राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अनुसूची 4 SC व ST सीटों का SC व ST जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके जो क्षेत्र है उनसे संबंधित उनके प्रशासन से संबंधित, और अभिमैत्री असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अनुसूची 7। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था जब हम संविधान की विशेषता पढ़े थे कि भारत का संविधान बड़ा है, इसमें 395 यानी 395 आर्टिकल है। अनुसूची हमने 8 पढ़ी थी, लेकिन अनुसूची वर्तमान में कितनी है, 12 है। देखो दोस्तों 8वीं अनुसूची कौन सी है, पहले 7वीं पढ़ते हैं दोस्तों, यानी विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा।
और दोस्तों विषयों का बंटवारा संविधान की कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। अनुसूची 8 क्या कहती है दोस्तों? भाषा। संविधान में वर्तमान में कितनी भाषा है दोस्तों? संविधान अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। हम एक एक करके जब 8वीं अनुसूची पढ़ेंगे। और 9वीं है दोस्तों न्यायी पुनरावलोकन। न्यायी पुनरावलोकन क्या दोस्तों? न्यायी पुनरावलोकन, या जिसे हम भूमि सुधार संबंधी कह सकते हैं, भूमि सुधार। कौन सी अनुसूची है दोस्तों? अनुसूची 9। और दोस्तों ये अनुसूची दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके बाद दोस्तों अनुसूची 10 यानी दल बदल। दोस्तों आपने सुना होगा अभी राजस्थान सरकार मतलब खतरे में थी, जब उसमें आपने सुना होगा कि दल बदल ये होता है, दल बदल वो होता है। तो दल बदल का मतलब होता है जिस किसी पार्टी के अगर 2-3 सदस्य पूर्ण रूप से छोड़कर दूसरे दल में मिल जाते हैं तो वो दोस्तों दल बदल माना जाता है। जब हम दल बदल पढ़ेंगे इसकी अच्छे से हम जानकारी लेंगे। दल बदल, दल बदल। और दोस्तों ये 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संविधान संशोधन और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, 1985। 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायत राज। पंचायत राज और पंचायत राज से संबंधित दोस्तों कौन सी अनुसूची है? 11वीं। और ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992, 1992। इसके बाद दोस्तों 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय निकाय। नगरीय निकाय। और ये नगरीय निकाय दोस्तों ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा 7वीं अनुसूची यानी जो विषय हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और एक कौन सी है? राज्य सूची। इन तीनों विषयों का वर्णन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची कहती है दोस्तों जिसमें 22 भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, न्याय पुनरावलोकन से संबंधित है। दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985। पंचायत राज 73वें संविधान संशोधन 1992। और 12वीं अनुसूची दोस्तों नगरीय निकाय 74वें संविधान संशोधन 1992। अब दोस्तों हम पहले अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। जब हम भाग पढ़ेंगे, जब और भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। पहले अनुसूची में हमने पढ़ा था दोस्तों संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें दोस्तों बस इतना ही लिखा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुसूची 1। अब दोस्तों अनुसूची 2 हमने पढ़ा था वेतन से संबंधित है। जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी है, संवैधानिक और प्रमुख जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया दोस्तों? अनुसूची 2। देखिए दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं, इनको दोस्तों वेतन के स्थान पर क्या दिया जाता है दोस्तों? और दोस्तों जो ये वेतन मिलता है ना, ये भारत की जो एक नीति होती है संचित निधि। और इस संचित निधि पर पारित नहीं दोस्तों, भारित क्या मिलता है दोस्तों? वेतन मिलता है भारत के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों को। हमने पढ़ा दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको दोस्तों वेतन के स्तर पर क्या मिलता है दोस्तों? परिलब्धियाँ। वेतन के स्थान पर क्या मिलता है दोस्तों? परिलब्धियाँ मिलती है। सवाल आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल को वेतन के स्तर पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या होती है दोस्तों? परिलब्धियाँ प्राप्त होती है। उपराष्ट्रपति को दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद पर वेतन ना मिलते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में और राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। किनको मिलता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर तो कोई काम नहीं करते, उनका मुख्य जो कार्य है दोस्तों वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। और राज्यसभा जब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट तो हम एक एक करके इनके आर्टिकल के संबंधित इनके क्या क्या कार्य हैं, इनके सभापति की नियुक्ति किस प्रकार होती है और इनके क्या कार्य हैं, इनके डिटेल से हम पढ़ेंगे। अभी तो हम ये पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति को दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलते हुए दोस्तों किसका वेतन मिलता है दोस्तों? सभापति का, जो भी दोस्तों राज्यसभा का।
इसके बाद मैं बता दूँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को दोस्तों वेतन के स्तर पर परिलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। और राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधानसभा का सभापति, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सब प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, CAG कैग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, इन सब के दोस्तों जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी, इनका वेतन उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 2। इसके बाद में दोस्तों पढ़ते हैं अनुसूची 3 के बारे में। और अनुसूची 3 के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था कि ये किससे संबंधित है? शपथ यानी ओथ से संबंधित है। और मैंने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की दोस्तों शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में ना होकर उनके प्रमुख आर्टिकल हैं। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल राष्ट्रपति दोस्तों आपको पता होगा अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, संवैधानिक निष्ठा की शपथ रहते हैं। उपराष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 69 यानी 69 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। इनका उल्लेख दोस्तों, उनकी शपथ का उल्लेख दोस्तों अनुसूची 3 में नहीं किया गया। अनुसूची 3 अलग अलग आर्टिकलों में किया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर पदाधिकारी होता है, संवैधानिक के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो अध्यक्ष की शपथ नहीं लेके किसकी शपथ लेता है दोस्तों? सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इनकी सबका शपथ का उल्लेख दोस्तों अनुसूची 3 में किया गया है। और अनुसूची 3 के तहत दोस्तों ये शपथ लेते हैं यानी ओथ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति के दोस्तों जैसे MLA है यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों जो MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी शपथ एक तो दोस्तों उम्मीदवार के रूप में होती है, उम्मीदवार। और फिर उम्मीदवार के रूप में होने के बाद दोस्तों ये सब सदस्य बन जाते हैं विधानसभा के, तब इनकी शपथ होती है सदस्य के रूप में। तब ये दोस्तों मंत्री बन जाते हैं, तो मंत्री के रूप में इनकी क्या होती है दोस्तों? शपथ। तो दोस्तों शपथ एक बार नहीं होकर 3 बार होती है। आप सुनो दोस्तों, उम्मीदवार के रूप में आप बोलोगे कि शपथ कैसे होती है? जब हम नॉमिनेशन भरना चाहते हैं दोस्तों विधायक का, तो जब नॉमिनेशन भरते हैं तो उसमें एक बेकायदा शपथ पत्र होता है, और वो शपथ पत्र पढ़ने के बाद दोस्तों उनका जो नॉमिनेशन होता है, नामांकन होता है, वो क्या होता है दोस्तों? दाखिल होता है। तो एक तो हो गया दोस्तों उम्मीदवार के रूप में, एक सदस्य के रूप में और एक मंत्री के रूप में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्य भी यही शपथ लेते हैं तीनों। और MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यह भी दोस्तों संसद के जो सदस्य हैं, यह भी दोस्तों उम्मीदवार, सदस्य और मंत्री के रूप में क्या लेते हैं दोस्तों? शपथ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा अनुसूची 3 प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख करती है। और एक व्यक्ति दोस्तों जब मंत्री पद तक पहुंचता है तो वो 3 बार शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अलग से किया गया है, ना कि अनुसूची 3 में इनका उल्लेख है। और मैंने बताया लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, इनके जितने भी सदस्य, लोकसभा के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य सदस्य जो भी शपथ लेते हैं दोस्तों, उनका उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में है। अब पढ़ते हैं दोस्तों अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन। हमने पहले पढ़ा था सीटों का आवंटन यानी विभाजन यानी बंटवारा। लेकिन दोस्तों आरक्षण के आधार पर इनकी सीटों का अलग अलग क्या किया गया दोस्तों? प्रावधान किया गया। आरक्षण के आधार पर राज्यसभा की सीटों का क्या किया गया दोस्तों? प्रावधान किया गया। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों अनुसूची 5। अनुसूची 5 में हमने पढ़ा था SC व ST अनुसूचित जाति, ST व SC अनुसूचित जाति, SC व ST अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित इनके विशेष प्रशासन से संबंधित इनके विशेष प्रावधान है किस अनुसूची में दोस्तों? अनुसूची 5 में। इनको आरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान किए गए वो अनुसूची 5 में किए गए। इसके बाद दोस्तों अनुसूची 6 में हमने पढ़ा था अमी मैत्री। और अमी मैत्री में दोस्तों हमने पढ़ा था
असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा। इन चारों राज्यों के जो भी ये चारों स्टेट हैं, इनके प्रशासन संबंधित इनमें कौन से पद की कब नियुक्ति की जाएगी, जो ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं 7 सिस्टर के, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो चारों राज्य हैं दोस्तों 7 सिस्टर्स, आपने देखा कि पूर्वोत्तर राज्य का अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, वो 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों में से दोस्तों ये 4 राज्य क्या है, इनके मतलब विशेष प्रावधान है अनुसूची 6 के तहत। अब दोस्तों सबसे विवादित अनुसूची, और सवाल आएगा संविधान की सबसे बड़ी एवं सबसे विवादित अनुसूची कौन सी है, और तो वो अनुसूची 7। विवादित क्यों है? सबसे बड़ी तो पता है कि तीनों सूचियों का जो 3 विषय हैं, संघ सूची, केंद्र या संघ सरकार के वो विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं, केंद्र सूची के विषय हैं, इसी कारण ये बड़ी है। लेकिन दोस्तों विवादित क्यों है? विवादित इस वजह से कि दोस्तों कोई विषय देश जैसे शिक्षा, पक्षी संरक्षण, बाट एवं माप और वन एवं वन्य जीव, ये पहले दोस्तों जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उससे पहले दोस्तों राज्यसभा के जो राज्य सूची के विषय थे, पर्टिकुलर राज्य सूची के विषय के क्या थे दोस्तों, ये विषय थे, क्योंकि इन पर जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसी था दोस्तों, राज्य को था। लेकिन जो ही 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उनको लगा कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इसमें दोस्तों अन्य राज्यों के भागों का क्या है दोस्तों, महत्व है। तो इस कारण दोस्तों इस राज्य सूची के विषयों को हटाकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस में जोड़ दिए गए हैं, यानी केंद्र संघ या केंद्र सूची के विषय में डाल दिए गए। अब इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम संघ सूची या केंद्र सूची। संघ सूची या केंद्र सूची, पहला विषय है संघ सूची या केंद्र सूची। केंद्र सूची देखिए दोस्तों, केंद्र सूची के जो भी विषय हैं, केंद्र सूची के विषय, और इस केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है दोस्तों, केंद्र को है। सीधा लिखा हुआ है दोस्तों केंद्र सूची, और केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है दोस्तों, केंद्र को, यानी भारतीय संसद को है। इसमें दोस्तों पहले कितने विषय थे, 100 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 97। इसके बाद में दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब क्या था दोस्तों, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, वो कौन सी है दोस्तों, समवर्ती सूची। लेकिन अगर दोस्तों विवाद की स्थिति हो, कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, जिसमें भारी राज्यों का महत्व हो, अगर विवाद की स्थिति में दोस्तों इसमें सर्वशक्तिशाली कौन होता है दोस्तों, केंद्र होता है। समवर्ती सूची जितने भी विषय हैं दोस्तों, अगर इनमें किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इसमें मतलब महत्व में अगर कोई केंद्र सूची का महत्व है इसमें, तो दोस्तों इसमें सर्वशक्तिशाली कौन होता है दोस्तों, केंद्र होता है। राज्य इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, राज्य का अधिकार कम रहता है। पावर्स किनको मिलती है दोस्तों, केंद्र को मिलती है। किस विषय पर दोस्तों, समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं इसमें। बेसिकली वैसे राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र ही बनाता है, लेकिन अगर कोई विवाद हो गया, कोई महत्व का विषय, राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, तो इसमें सर्वशक्तिशाली कौन होगा दोस्तों, केंद्र। केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। इसमें पहले दोस्तों 66 विषय थे। 66 विषय थे, और वर्तमान में कितने कर दिए गए दोस्तों, इसमें 62 विषय हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषयों पर दोस्तों कानून बनाए। सवाल अगर सीधा लिखा हुआ है कि राज्य सूची के विषय, तो मतलब राज्य सूची पर राज्य क्या बनेंगे दोस्तों, कानून, जितने भी विषय हैं। लेकिन मैंने बताया अगर कोई भारी राज्यों से मतलब महत्व रखता हो, या मतलब उसमें कुछ महत्व विवादित हो, अगर कोई विषय ऐसा लगे कि ये राष्ट्र महत्व का है, राष्ट्र इसमें क्या दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो दोस्तों इसमें सर्वशक्तिशाली कौन होता है, केंद्र होता है। लेकिन राज्य सूची के पर्टिकुलर जो विषय इसमें दोस्तों सरकार, कानून कौन बनाएगी दोस्तों, राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो तो उस पर कानून कौन बना सकती है दोस्तों, केंद्र बना सकती है, संघ सरकार बना सकती है, केंद्रीय सरकार बना सकती है। इसमें दोस्तों पहले 52 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय थे, विषय हैं 47। अब सवाल आएगा 5 विषयों को इसमें से हटाकर दोस्तों किस में ऐड किया गया, समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में ऐड किया गया दोस्तों, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में पहले विषय थे कितने, 66, वर्तमान में कितने हैं, 62 है। और इसमें पहले दोस्तों 52 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं, 47। अब हम एक एक करके
इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन से विषयों को हटा दिया गया है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था शिक्षा, ये पहले समवर्ती सूची का विषय हुआ करता था, सॉरी राज्य सूची का विषय हुआ करता था, पर अभी किस में है दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय बन चुका है ये। इस पर दोस्तों केंद्र और राज्य मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, कानून बनाती है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, ये भी दोस्तों पहले राज्य सूची का विषय था, आपके सब समवर्ती सूची का विषय बन चुका है। इसके बाद में दोस्तों पक्षी संरक्षण यानी पक्षियों की से संबंधित, पक्षी संरक्षण यानी पक्षियों के बचाव से संबंधित। और चौथा है दोस्तों बाट एवं माप, बाट एवं माप से संबंधित। ये चारों विषय दोस्तों राज्य सूची से हटाकर किस में जोड़े गए दोस्तों, समवर्ती सूची में जोड़े गए दोस्तों। किस विषय में जोड़े गए दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। अब शिक्षा, वन्यजीव, पक्षी संरक्षण, बाट और माप, इन पर दोस्तों कानून कौन बना सकती है दोस्तों, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको था, राज्य सरकार तो, क्योंकि ये राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों सवाल आएगा कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के विषयों को हटाकर समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, तो कौन से दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और सवाल आएगा निम्नलिखित में से किन विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो पहला शिक्षा, दूसरा वन्यजीव संरक्षण, तीसरा पक्षी संरक्षण, चौथा बाट और माप। और दोस्तों पांचवा विषय पहले मैंने बताया ना, पहले 52 थे, 47 है, तो दोस्तों पांचवा था दोस्तों परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या से संबंधित। और इस पर अब कानून कौन बना सकती है दोस्तों, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। 5 विषय हो गए, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा, पक्षी संरक्षण, बाट और माप। और चौथा पांचवा कौन सा दोस्तों, परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण संबंधी अब कानून समवर्ती सूची का विषय बन चुका है। इसमें राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद हो, कोई मतभेद हो, तो दोस्तों इसमें शक्तिशाली कौन रहेगी, संसद रहेगी, यानी केंद्र रहेगा। केंद्र इसमें क्या रहेगा दोस्तों, पावरफुल रहेगा। इसके बाद में दोस्तों एक आर्टिकल पढ़ते हैं हम 248। इसमें क्या दोस्तों, जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट और अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 248 में। पहले भी 0 विषय थे, वर्तमान में भी कितने विषय हैं दोस्तों, 0 है। लेकिन कहा जाता है कि साइबर क्राइम, कौन सा क्राइम दोस्तों, साइबर क्राइम और सरोगेसी मदर यानी सरोगेसी मदर यानी किराए की कोख, आप साइंस में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, इनको नहीं पढ़े होंगे तो दोस्तों आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये साइबर क्राइम और जो सरोगेसी मदर है दोस्तों, इनका उल्लेख अगर हम करना चाहें तो अवशिष्ट शक्तियों में कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल इनका उल्लेख नहीं किया गया। संविधान का अनुच्छेद 248 साफ शब्दों में कहता है अवशिष्ट शक्तियों का क्या इसमें उल्लेख है। पहले भी दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ 0 थी, वर्तमान में भी 0 है। साइबर क्राइम एंड और सरोगेसी मदर यानी किराए की कोख को इस विषय में यानी इस सूची में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक हाल ही में सरकार ने नहीं किया है। तो दोस्तों आज हम 7 अनुसूचियों के बारे में पढ़े। संघ एवं राज्य सूचना अनुसूची 1, वेतन 2, शपथ 3, राज्य सीटों का आवंटन अनुसूची 4। अनुसूची 5 क्या थी दोस्तों, SC एवं ST क्षेत्रों से संबंधित थी, उनके विशेष प्रावधान से संबंधित थी। और अनुसूची से हमने पढ़ा अभिमैत्री असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित थी, इनके विशेष प्रावधान से संबंधित। और अनुसूची 7 हमने पढ़ा सूचियों का बंटवारा या विषयों का बंटवारा। देखिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में देना। और आगे दोस्तों जो 5 अनुसूचियाँ बची इनका एक एक करके हम डिटेल से और अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।